अभी इस वीडियो में रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी के कक्षा 6 विज्ञान के सभी अध्याय को नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है इसमें भोजन यह कहाँ से आता है। यह अध्याय भोजन की आवश्यकता, स्रोत और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में है। इस विषय में छात्रों को यह सिखाया जाता है कि भोजन हमें कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत क्या हैं और भोजन के घटक किस प्रकार होते हैं। अध्याय का उद्देश्य है भोजन के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह समझना कि पौधों और जानवरों से भोजन कैसे प्राप्त किया जाता है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और खाद्य जाल की अवधारणा को समझना। इस चैप्टर में भोजन के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यह समझना कि पौधे और जानवर से भोजन कैसे प्राप्त किया जाता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल की अवधारणा को समझना। पहला है भोजन की आवश्यकता। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और यह शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। भोजन के स्रोत। भोजन सभी प्रकार के पौधे भोजन के स्रोत होते हैं। हम पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं, जैसे पत्तियां, फल, बीज, फूल और जड़ें। उदाहरण के लिए चावल, गेहूं, दाल, फल, सब्जियां आदि। जानवर। हम जानवरों से भी भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडे, शहद आदि। ये सभी जानवरों से प्राप्त किया जाने वाला भोजन है। उदाहरण के लिए मुर्गा, बकरी, मछली आदि। तीसरा है भोजन के घटक। भोजन में मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ और जल होते हैं। ये सभी घटक शरीर के विकास और सही कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन मांस, दूध, दाल आदि से प्राप्त होता है। यह शरीर की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन जो होता है शरीर की मरम्मत और विकास के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट चावल, गेहूं, आलू आदि में पाया जाता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा घी, तेल, मक्खन आदि में पाया जाता है। यह ऊर्जा का भंडार है और शरीर को गर्मी प्रदान करता है। तेल, घी, मक्खन आदि से वसा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा का भंडार होती है, जो शरीर को गर्मी प्रदान करती है। विटामिन और खनिज पदार्थ ये शरीर के समान कार्य को बनाए रखता है, जैसे हड्डियां मजबूत करना और रोग से बचाना। विटामिन और खनिज का काम है शरीर को हड्डियों को मजबूत करना और रोगों से बचाना। चौथा है प्राकृतिक भोजन स्रोत। कृषि से हमें अनाज, फल, सब्जियां और दाल मिलती है। पालन पोषण पशुओं से हमें दूध, मांस, अंडे और अन्य पदार्थ मिलते हैं। जंगल से हमें शहद, फल, कंदमूल और लकड़ी मिलता है। भोजन की प्रक्रिया। मानव और अन्य जीवों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र इन पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। मानव और अन्य जीवों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा पाचन तंत्र इन पोषण तत्वों को शरीर में अवशोषण करने में मदद करता है। 6 नंबर में खाद्य श्रृंखला। यह प्रक्रिया यह बताती है कि प्रकृति में पौधे और जानवर के बीच भोजन की आपूर्ति किस प्रकार है। उदाहरण के लिए पौधा शाकाहारी जानवर, मांसाहारी जानवर। घास को खरगोश खाया, खरगोश को लोमड़ी खा जाएगी। कार्य एक्टिविटी में तो हम लोग चैप्टर 1 को भी कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। अध्याय का उद्देश्य है। इस अध्याय में हम यह सीखते हैं कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है और कैसे यह हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। मुख्य बिंदु। भोजन में पाए जाने वाले घटक। भोजन में निम्नलिखित प्रमुख पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट यह शरीर को ऊर्जा देता है। स्रोत चावल, गेहूँ, आलू, चीनी आदि। कार्बोहाइड्रेट यह शरीर को ऊर्जा देता है। स्रोत है इसका चावल, गेहूं, आलू, चीनी। प्रोटीन यह शरीर
की मरम्मत करता है और विकास में मदद करता है। इसका स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है दूध, दाल, अंडा, मांस, सोयाबीन। प्रोटीन का कार्य है यह शरीर को मरम्मत करता है और विकास में मदद करता है। इसके स्रोत हैं दाल, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि। वसा, फैट, यह ऊर्जा का एक सघन स्रोत है और शरीर को गर्म रखता है। इसका स्रोत, वसा का स्रोत है घी, मक्खन, तेल, मेवा आदि। विटामिन, विटामिन जो है यह शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित रखने में मदद करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। उदाहरण में विटामिन ए आँख की रोशनी के लिए, आँख के लिए विटामिन ए। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन सी। विटामिन डी हड्डियों के लिए विटामिन डी। स्रोत, हरी सब्जी, फल, दूध, सूरज की रोशनी आदि। खनिज लवण, यह शरीर के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए लोहा खून बनाने के लिए लोहा। आयरन, कैल्शियम हड्डी और दांत के लिए। स्रोत इसका दूध, पालक, फल, अनाज आदि। अगला है जल, यह शरीर में सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे पाचन, रक्त का संचार, तापमान नियंत्रण आदि। रेशे, फाइबर, यह पाचन में मदद करता है और कब्ज नहीं होने देता है। स्रोत सलाद, हरी सब्जी, फल के छिलके आदि। पोषण तत्वों की पहचान के लिए प्रयोग। कार्बोहाइड्रेट की पहचान, आयोडीन डालने पर भोजन का रंग नीला काला हो जाता है। प्रोटीन का पहचान, भोज्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर बैंगनी रंग आता है। वसा का पहचान के लिए सफ़ेद कागज पर खाद्य पदार्थ रगड़ने से चिकनापन और पारदर्शिता आती है। तीसरा है संतुलित आहार, एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो। यह शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, शरीर को ऊर्जा देने वाले प्रमुख घटक कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पोषक तत्व शरीर की मरम्मत करता है? प्रोटीन। संतुलित आहार का क्या महत्व है? यह शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखता है। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 3, तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक अध्याय का सारांश है। इस अध्याय में बताया गया है कि वस्त्र किस प्रकार के तंतुओं से बनाए जाते हैं, तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं तथा सूत और कपड़े बनाने की प्रक्रिया क्या है। मुख्य बिंदु में तंतु बहुत बारीक धागे जैसी पदार्थ जिन्हें मिलाकर सूत और वस्त्र बनाए जाते हैं। तंतु के प्रकार, प्राकृतिक तंतु पौधों तथा जानवरों से प्राप्त जैसे कपास, जूट, ऊन, रेशम। कृत्रिम तंतु में रासायनिक पदार्थों से बने जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर। प्राकृतिक तंतु के स्रोत, पौधों से कपास, जूट प्राप्त होते हैं, जानवर से रेशम, कीड़ा, ऊन से भेड़, याक। कपास प्राप्ति की प्रक्रिया, कपास का पौधा गर्म और शुष्क जलवायु में उगता है। कपास की फली पकने के बाद फटती है और उससे रुई निकलती है। जूट की प्राप्ति, जूट को मुख्यतः बंगाल, असम और बिहार में उगाया जाता है। इसे भिगोकर इसके रेशे अलग किए जाते हैं। सूत बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले धुनाई होती है, धुनाई के बाद कताई की जाती है, कताई के बाद बुनाई होती है और लास्ट में रंगाई होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर का, कपास एक प्रकार का कैसी प्राकृतिक तंतु है। जूट का पौधा सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। रेशम किस जीव से प्राप्त होते हैं? रेशम कीट से। ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से। प्राकृतिक तंतु के दो उदाहरण हैं, कपास और रेशम। लघु उत्तरीय प्रश्न में है, तंतु क्या है? तंतु पतले, लंबे और लचीले धागे जैसी पदार्थ होती है जिनसे सूत और कपड़े बनाए जाते हैं। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? गर्म और शुष्क जलवायु। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है? गर्म और शुष्क जलवायु। कताई किसे कहते हैं? रेशों को मिलाकर सूत बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कृत्रिम तंतु के दो उदाहरण बताइए। कृत्रिम में नायलॉन और पॉलिएस्टर। प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु में क्या अंतर है? प्राकृतिक तंतु प्राकृतिक से प्राप्त होती है जैसे कपास। कृत्रिम तंतु रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं जैसे नायलॉन। नेक्स्ट, गतिविधि आधारित प्रश्न। अपने घर में उपयोग होने वाले 5 वस्त्र की सूची बनाइए और उनमें प्रयुक्त तंतु के प्रकार बताइए। जैसे शर्ट,
जैसे शर्ट कपास के बनती है, साड़ी रेशम की बनती है, स्वेटर ऊन से बनते हैं आदि। कपास से सूत बनाने की प्रक्रिया धुनाई होती है। धुनाई होने के बाद बीज अलग कर दिया जाता है। बीज अलग करने के बाद कताई की जाती है। कताई के बाद सूत का निर्माण होता है। नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर इसमें है अगला चैप्टर नंबर 4 है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण इस अध्याय का सारांश है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसे अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है और किन किन विधियों से हम उन्हें अलग कर सकते हैं। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं पदार्थ का मिश्रण, पदार्थों का मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और वे रासायनिक रूप से न मिलकर अलग अलग रहते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी और तेल, चावल और कंकड़। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। अशुद्धि हटाने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए, हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ हटाने के लिए। पृथक्करण की विधियाँ कितनी हैं। पृथक्करण का विधि है उपयोग। उदाहरण छटाई। छटाई में क्या होता है, छटाई उपयोग बड़े कणों को हाथ से अलग करने की क्रिया को छटाई कहते हैं। इसका उदाहरण है चावल से कंकड़ को हटाना को बोलते हैं छटाई। छानना क्या होता है, विभिन्न आकार के कण को अलग करने की प्रक्रिया को छानना कहते हैं। उदाहरण के लिए आटे से मोटे कण को हटाना। निथारना क्या होता है, भारी पदार्थ नीचे बैठ जाए तो ऊपर का तरल निकालना, जैसे पानी से मिट्टी अलग करना। ये क्या होता है, निथारना। छानना होता है तरल और ठोस को अलग करने में। चाय छानना, जिस प्रकार चाय को छानते हैं। अगला इसमें वाष्पीकरण क्या होता है, पानी को गर्म करके उससे घुला पदार्थ अलग करना, जैसे समुद्र के पानी से नमक निकालना वाष्पीकरण विधि द्वारा निकाला जाता है। चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है, लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थों को अलग करना, जैसे लोहे के टुकड़ों को रेत से अलग करना। ये क्या चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। छनन व निर्धारण का मिश्रण, कुछ जगह दोनों विधियां साथ काम में आती है, जैसे तेल और पानी को अलग करना। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की विधि को कहते हैं छानना। चावल से कंकड़ हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं छटाई। समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने की विधि को कहते हैं वाष्पीकरण। लोहे के टुकड़े को किस विधि से अलग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है। उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने और अशुद्धि हटाने के लिए पृथक्करण की आवश्यकता होती है। छटाई विधि कब उपयोग आती है, जब मिश्रण में बड़े कण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और हाथ से अलग किए जा सकते हैं। वाष्पीकरण विधि कैसे काम आती है, इसमें द्रव को गर्म करके वाष्पित किया जाता है और इसके बाद घुला ठोस पदार्थ बच जाता है। चुंबकीय पृथक्करण किस स्थिति में उपयोग करते हैं, जब मिश्रण में कोई चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा हो तो उसे हम चुंबकीय पृथक्करण से अलग करते हैं। गतिविधि आधारित प्रश्न, एक उदाहरण दीजिए। गतिविधि आधारित प्रश्न में एक उदाहरण दीजिए जहां निर्धारण और छानना दोनों का प्रयोग किया जाता हो। नदी के गंदे पानी को पहले निथार कर फिर छानकर साफ करते हैं। आटे से भूसी हटाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, छानना। नेक्स्ट चैप्टर है अगला चैप्टर है इसमें अगला चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर है पदार्थों के समूह बनाना। इस चैप्टर के सारांश है, इस अध्याय में हम यह सीखते हैं कि अलग अलग प्रकार के पदार्थों को किस आधार पर वर्गीकृत वर्गों में बांटा जा सकता है। पदार्थों को समूह में बांटना वैज्ञानिक अध्ययन में सहूलियत देता है। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं पदार्थ को समूह में बांटने की आवश्यकता, पदार्थों को समझना आसान हो जाता है, इसकी विशेषता की तुलना की जा सकती है, इन्हें सही उपयोग के अनुसार चुना जा सकता है। पदार्थों को वर्गीकरण करने का आधार, रंग के आधार पर। उदाहरण के लिए तांबा लाल भूरा, कोयला काला रंग का होता है। पदार्थ को अलग करने के लिए तांबा लाल भूरा रंग का होगा और कोयला काला रंग का होगा। कठोरता, लकड़ी कठोर होगी, रबड़ नरम होगा। घुलनशील, चीनी पानी में घुलती है, तेल नहीं घुलता है। पारदर्शिता, कांच पारदर्शी होती है, लकड़ी अपारदर्शी होती है।
तैरना या डूबना, लकड़ी तैरता है, पत्थर डूब जाता है। चुंबकीय गुण, लोहा चुंबक से आकर्षित होता है। नेक्स्ट है पदार्थों के प्रकार, ठोस, लकड़ी, पत्थर, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। द्रव, पानी, दूध, द्रव, गैस, वायु, ऑक्सीजन। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है? नमक। कौन सा पदार्थ चुंबक से आकर्षित होता है? लोहा। कांच किस प्रकार का पदार्थ है? पारदर्शी। कौन सा पदार्थ तैरता है? लकड़ी। चीनी और नमक में कौन सी समानता है? दोनों पानी में घुल जाते हैं। इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, पदार्थों को समूह में क्यों बांटा जाता है? ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके और उपयोग के अनुसार चुना जा सके। पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों में अंतर बताइए। पारदर्शी पदार्थ से प्रकाश गुजरता है जैसे कांच, जबकि अपारदर्शी से नहीं गुजरता है जैसे लकड़ी। घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ पानी में घुलते हैं वे घुलनशील जैसे नमक, और जो नहीं घुलते वे अघुलनशील जैसे तेल होते हैं। इस चैप्टर का गतिविधि आधारित प्रश्न है, ऐसे 3 पदार्थ के नाम लिखें जो पानी में घुलते हैं। नमक, चीनी, नींबू रस। दूसरा है, 3 ऐसे वस्तु लिखें जो चुंबक से चिपक जाते हैं। लोहा का कील, स्टील का क्लिप, सिक्का। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 में है वायु। वायु के गुण और उसका महत्व। इस चैप्टर का सारांश है, इस अध्याय में हमें वायु की उपस्थिति, उसके घटक, विशेषता और जीवों के जीवन में उसकी भूमिका समझते हैं। इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट है, वायु क्या है? वायु क्या है? वायु एक अदृश्य मिश्रण है जो कई गैसों से बनी होती है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु के प्रमुख घटक, नाइट्रोजन N2, 78% वायु में होता है नाइट्रोजन, जो पौधों को वृद्धि में मदद करता है। ऑक्सीजन 21% लगभग होता है, जो जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, जो पौधे इसे प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग करते हैं। जिसे अन्य गैस 1% लगभग होती है, जैसे आर्गन, हीलियम, जल वाष्प आदि। नेक्स्ट है वायु के गुण। वायु अदृश्य होती है। वायु का भार होता है। वायु स्थान घेरती है। वायु में नमी हो सकती है, जल वाष्प। वायु गतिशील होती है, हवा, आंधी। नेक्स्ट है वायु का महत्व। जीवों को सांस लेने के लिए, पौधों में प्रश्न संश्लेषण के लिए, जलचरों को पानी में घुले ऑक्सीजन देता है। गर्म हवा के उड़ने वाले गुब्बारे, पवन चक्की आदि में, जल वाष्प वर्षा में। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायु का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन होता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वायु में नमी किस रूप में जरूरत होती है? जल वाष्प के रूप में। वायु किस प्रकार की होती है? अदृश्य मिश्रण होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न में है, वायु की कोई 2 विशेषता बताइए। वायु अदृश्य होता है और स्थान घेरता है। जल में रहने वाले जीव श्वसन कैसे करते हैं? वे पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हवा में मौजूद नमी का क्या उपयोग है? यह वर्षा का कारण बनता है और जीवन चक्र को बनाए रखता है। पत्तियां दिन में कैसे गैस लेती है और कौन सी गैस छोड़ती है? दिन में पत्तियां CO2 लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। नेक्स्ट गतिविधि आधारित प्रश्न है, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहां वायु स्थान घेरती है। गुब्बारे में हवा भरने पर यह फूलता है, यहाँ पे वायु स्थान घेरती है। क्या जल में भी वायु होता है? कैसे साबित करेंगे? हाँ, जब पानी गर्म किया जाता है तो बुलबुले बनते हैं। ये पानी में घुली वायु के कारण होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर 7 नंबर चैप्टर है, हमारे चारों ओर के पदार्थ। इस चैप्टर के सारांश है, यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी होती है। इन पदार्थों के विभिन्न रूप, अवस्थाएं और उसकी विशेषता इस अध्याय में समझाई गई है। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? पदार्थ वह होता है जिससे कोई भी वस्तु बनी होती है। हर पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होता है। उदाहरण के लिए जल, वायु, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, तेल आदि। पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जो होता है निश्चित
निश्चित आकार और आयतन होती है। ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, पुस्तक। द्रव बहता है, निश्चित आयतन लेकिन आकार नहीं होता है। पानी, तेल, दूध। उदाहरण के लिए गैस आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं, जैसे वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है पदार्थ की विशेषता। पदार्थ रंग, कठोरता, घनत्व, पारदर्शिता, स्वाद, गंध आदि पदार्थ की विशेषता है। नेक्स्ट है पदार्थों को पहचानने के आधार। वे जल में घुलते हैं या नहीं, वे जल में तैरते हैं या डूबते हैं, वे चुंबक के आकर्षित होते हैं या नहीं, वे जलवाष्प बनाते हैं या नहीं। पहचानने के आधार ये। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किस अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित होता है? ठोस अवस्था में। दूध किस अवस्था का पदार्थ है? द्रव का। वायु किस अवस्था का उदाहरण है? गैस का। कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं? नमक, चीनी। कौन से पदार्थ चुंबक से चिपकते हैं? लोहा, स्टील। इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर होता है? ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या वायु एक पदार्थ है? हाँ, क्योंकि यह स्थान घेरता है और वजन रखती है। पानी में घुलनशील पदार्थ के उदाहरण दीजिए। चीनी और नमक। ऐसे पदार्थ के दो उदाहरण दीजिए जो पानी में नहीं घुलते हैं। तेल और रेत। अब गतिविधि, इस चैप्टर पे गतिविधि आधारित प्रश्न हैं। 3 ऐसे वस्तु लिखिए जो ठोस अवस्था में हों। पेंसिल, पत्थर, किताब। 3 ऐसे वस्तु लिखिए जो द्रव अवस्था में हो। पानी, जूस, दूध। 3 गैस के नाम लिखिए जो हमारे वातावरण में पाई जाती हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चैप्टर है पौधे हमारे मित्र। इस अध्याय के सारांश हैं। हम इस अध्याय में पौधों की उपयोगिता, उसके भाग, कार्य और जीवन चक्र के बारे में सीखते हैं। पौधे हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इस अध्याय में इस विषय पर चर्चा होगी। मुख्य बिंदु इस चैप्टर के हैं, पौधे हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। हमें भोजन, अनाज, फल, सब्जी देते हैं। ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे ईंधन, लकड़ी, गोबर, गैस आदि प्रदान करते हैं। पौधे औषधियाँ देते हैं। पौधे जानवरों को चारा देते हैं। पौधे वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पौधों के भाग और उसके कार्य। जड़। पौधे के भाग हैं जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज। तो पौधे का जड़ का कार्य है पौधे को जमीन में स्थिर रखती है, पानी व खनिज का अवशोषण करती है। तना का कार्य, पौधों में तना का कार्य है पौधों के भाग को जोड़ना, जल और पोषक तत्व पहुंचाना। पौधे में पत्ती का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करती है, पौधे का गैसों का आदान प्रदान करती है। पौधे में फूल का कार्य है प्रजनन में सहायक, फल और बीज बनाने में मदद करता है। पौधे में फल का कार्य है बीजों की सुरक्षा करना। पौधों में बीज का कार्य है नए पौधे उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह हुआ प्रक्रिया है जिससे पत्तियां सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाती है। आवश्यक तत्व: सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उत्पाद, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया अंकुरन कहलाती है। बीज से भ्रूण होता है जो उपयुक्त नमी, गर्मी और हवा मिलने पर अंकुरित होकर नया पौधा बनता है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पत्तियों में। पौधों को जल और खनिज कौन सा भाग पहुंचाता है? तना। फूल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रजनन। बीज से नया पौधा बनने की प्रक्रिया कहलाती है अंकुरन। कौन से गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, पौधे से हमें क्या प्राप्त होते हैं? भोजन, ईंधन, ऑक्सीजन, लकड़ी, औषधि, चारा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ का कार्य होता है पौधे को स्थिर रखना और जल व खनिज का अवशोषण करना। बीजों का क्या महत्व है? बीजों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। इस चैप्टर के गतिविधि आधारित प्रश्न हैं, एक अंकुरन की गतिविधि का उदाहरण बताइए। मूंग या चना के बीज को कपड़े में लपेट कर नम स्थान पर रखने से अंकुरन देखा जा सकता है। 2 ऐसी फसलें लिखिए जो हमें बीज के रूप में भोजन देती है। गेहूँ और चावल।
नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जीवों में गति। इस चैप्टर के सारांश है, इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि जीव जंतु कैसे चलते हैं, उनकी हड्डियां और अंगों का रचना कैसी होती है और गति के विभिन्न प्रकार क्या हैं। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं, गति क्या है। गति का अर्थ है किसी वस्तु या जीवन का स्थान बदलना। जीव गति का उपयोग भोजन, सुरक्षा और अन्य कार्यों के लिए करते हैं। अस्थियां और कंकाल तंत्र। कंकाल यह हड्डी का ढांचा होता है जो शरीर को आकार और समर्थन देता है। प्रमुख भाग खोपड़ी, मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, पसलियां, टांगों और हाथों की हड्डियां। जोड़, ज्वाइंट, जहां दो जोड़ मिलते हैं वह जोड़ होते हैं। जहां दो हड्डियां मिलती वह जोड़ होते हैं, इसे गति संभव होती है। जोड़ का प्रकार, विशेषता। उदाहरण, कंधे का गोल जोड़ हर दिशा में घूम सकता है, जैसे कंधा कुल्हा। काज जैसे जोड़ एक दिशा में गति करता है, जैसे कोहनी घुटना। गर्दन का जोड़ सिर और दाएं बाएं घुमा देता है, उदाहरण के लिए गर्दन। स्थिर जोड़ हिलते नहीं हैं, जैसे खोपड़ी की हड्डियां। मांसपेशियां हड्डी से जुड़ी होती है। ये संकुचन और शीतलन, सिकुड़न और फैलना द्वारा हड्डियों को हिलाती हैं। विभिन्न जीवों की गति। जीव गति, मनुष्य पैर से चलता है, मछली शरीर को लहराती चलती है, पक्षी पंखों से उड़ते हैं, सांप शरीर को लहरा कर रेंगते हैं, मेंढक पिछले पैरों से उछलते हैं, कीड़ा शरीर सिकुड़ाकर रेंगता है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, शरीर को आकार देता है कंकाल। कोहनी में किस प्रकार का जोड़ होता है? काज जैसा जोड़। मछली किस अंग की सहायता से तैरती है? पूंछ और पंख से। पक्षी कैसे उड़ती है? पंखों की मदद से। सांप किस प्रकार चलता है? शरीर को लहराकर, रेंगकर। इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न हैं, कंकाल का कार्य है, यह शरीर को आकार और समर्थन देता है तथा अंगों की सुरक्षा करता है। जोड़ क्यों होते हैं? जोड़ वे स्थान है जहां दो हड्डियां मिलती है और गति में सहायता करते हैं। मांसपेशियां कैसे कार्य करती हैं? वे संकुचन और शीतलन से हड्डियों को खींचती है, जिससे गति संभव होता है। सांप बिना पैर के कैसे चलते हैं? वह अपने शरीर को लहराकर आगे बढ़ता है। इस चैप्टर का गतिविधि आधारित प्रश्न है, अपने शरीर में दो चलने और दो न चलने वाले जोड़ पहचानिए। चलने वाले जोड़ घुटना, कंधा। न चलने वाले जोड़ खोपड़ी की हड्डियां। एक जीव का नाम लिखिए जो तैरता है और एक जो उड़ता है। तैरने वाला पक्षी मछली हो गया, उड़ने वाला पक्षी। नेक्स्ट चैप्टर इसमें चैप्टर नंबर 10, जल एक अद्भुत संपदा। इस चैप्टर के सारांश है, इस अध्याय में जल के महत्व, उसके स्रोत, उपयोग, संरक्षण और जल चक्र के बारे में जानकारी दी गई है। जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसका संरक्षण अनिवार्य है। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु, जल का महत्व सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पीने, खाने बनाने, सफाई, सिंचाई, उद्योग आदि के लिए उपयोग है। जल के स्रोत, सतही जल नदी, तालाब, झील, झरना में। भूतलीय जल कुआं, हैंडपंप, नलकूप में। वर्षा जल मुख्य स्रोत नदियां और झीलों इसी से भरती है। जल चक्र, वाटर साइकिल, सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनता है, वाष्पीकरण की विधि। वाष्प ऊपर जाकर बादल बनता है, संघनन के द्वारा। बादल भारी होकर वर्षा करते हैं, वर्षा कहलाती है। यह वर्षा पुनः नदियों में और समुद्र में मिल जाती है, ये जल चक्रण है। जल का संरक्षण क्यों और कैसे? जल सीमित मात्रा में उपलब्ध है। बढ़ती जनसंख्या, खेती, उद्योग से जल की मांग बढ़ रही है। कई जगह पर जल संकट उत्पन्न हो रहा है। जल को व्यर्थ न बहाएं, वर्षा जल संचयन करें, रिसाव लीकेज रोकें, दोबारा उपयोग, जल को पुनः प्रयोग करें। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? लगभग 71%। वर्षा किस प्रक्रिया का परिणाम है? जल चक्र का। जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत वर्षा ही है। हैंडपंप किस प्रकार से जल भूमिगत जल होते हैं हैंडपंप में। जल संरक्षण का तरीका बताइए। वर्षा जल संचयन करना। इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न हैं, जल के तीन उपयोग, पीने, सिंचाई, सफाई के लिए। जल चक्र क्या होता है? वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। भूमिगत जल कैसे प्राप्त होती है? कुएं, नलकूप, हैंडपंप द्वारा। वर्षा जल संचयन क्या होता है? वर्षा के जल को इकट्ठा करके संग्रहित करना और भविष्य में उपयोग करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। इस चैप्टर का गतिविधि आधारित प्रश्न है,
एक गतिविधि करें, जब एक बाल्टी में पानी भरें और उसमें एक कपड़ा डालें, सूर्य के नीचे रख दें, 1-2 दिन बाद देखें पानी कम हुआ या नहीं। यह वाष्पीकरण का उदाहरण है। घर में जल बचाने के 3 उपाय: टपकते नलों को ठीक करना, ब्रश करते समय नल बंद करना, धोने के बचे पानी को पौधों को सींचना। ये जल बचाने के उपाय हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, हमारे चारों ओर वायु। इस चैप्टर का सारांश है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि वायु क्या है, इसमें कौन कौन से गैस पाई जाती है, वायु के गुण, उसके प्रयोग और हमारे जीवन में इसका उपयोग। वायु क्या है? वायु का दृश्य गैस का मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है। इसे हम देख नहीं सकते परंतु महसूस करते हैं, जैसे पंखा चलने पर हवा का झोंका आदि। वायु में पाए जाने वाले तत्व: नाइट्रोजन 78% लगभग पौधों के लिए आवश्यक प्रोटीन निर्माण है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन लगभग 21% जीवों में श्वसन के लिए सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है। जल वाष्प, धूल कण, आर्गन आदि शेष भाग हैं, विभिन्न उपयोग के लिए होते हैं। वायु के गुण: वायु स्थान घेरती है, वायु का भार होता है, वायु दबाव डालती है, वायु आवश्यक गैस का मिश्रण होती है, वायु में जल वाष्प पाई जाती है जिससे वर्षा होती है। वायु के प्रयोग: श्वसन में, जलाने में, फुलाने, टायर, गुब्बारा आदि में, पवन चक्की, पाल नौका, हॉट एयर बैलून में, उद्योग में गैस के रूप में भी वायु का प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायु का प्रमुख घटक नाइट्रोजन होता है। मनुष्य श्वसन के लिए कौन सी गैस का उपयोग करता है? ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। टायर में हवा क्यों भरी जाती है? वह वायु से फूलता और दबाव झेलता है। हवा में नमी किसके कारण होती है? जल वाष्प के कारण होती है। इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न है। वायु क्या है? वायु गैसों का एक अदृश्य मिश्रण है जो पृथ्वी को चारों ओर घेरे रहती है। वायु के प्रमुख गैसों का नाम बताइए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प हैं। जल वाष्प का क्या महत्व है? यह वर्षा का कारण बनती है और आर्द्रता प्रदान करती है। वायु का क्या उपयोग है? वायु का उपयोग श्वसन, जलाने, फुलाने, पवन चक्की आदि में किया जाता है। इस चैप्टर का गतिविधि आधारित प्रश्न जो है, एक खाली प्लास्टिक बोतल को दबा कर देखिए, यह दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। एक गुब्बारा में हवा भरें, यह बताता है कि वायु में दबाव होता है और यह फैलती है। नेक्स्ट चैप्टर है 12 नंबर चैप्टर है कचरा संग्रहण और निपटारा। इस चैप्टर का अध्याय का सारांश है। यह अध्याय हमें यह सिखाती है कि कचरा क्या होता है और उसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका निपटान कैसे किया जाता है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इसकी क्या भूमिका है। इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है कचरा क्या है। वे सभी वस्तुएं जो उपयोग के बाद बेकार हो जाती हैं उन्हें कचरा कहते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, टूटे खिलौने, प्लास्टिक की बोतल आदि। कचरा के प्रकार: कचरा: जैविक कचरा, फल सब्जी के छिलके, पत्तियां, भोजन का बचा भाग जैविक कचरा है। अजैविक कचरा: प्लास्टिक, कांच, धातु के टुकड़े, पॉलीथीन, ये सभी अजैविक कचरा हैं। कचरे के निपटान: कंपोस्टिंग, जैविक कचरे से खाद बनाना। रिसाइकलिंग: पुराने कचरे को नया उपयोगी पदार्थ बनाना, जैसे प्लास्टिक, कागज, कांच। लैंडफिलिंग: गड्ढे में भरकर दबाना। वर्गीकरण: कचरे को अलग अलग डिब्बों में डालना। नीला अजैविक, हरा जैविक। नीला कचरा अजैविक होता है, हरा जैविक होता है। खाद: कंपोस्ट गड्ढा बनाकर उसे जैविक कचरा डालते हैं। कुछ दिनों में यह सड़कर खाद बन जाता है जो पौधे के लिए उपयोगी होता है। कचरा प्रबंधन में हमारा योगदान: सूखा और गीला कचरा अलग करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पुनः उपयोग और पुनःचक्रण को अपनाएं, अपने घर और परिवेश को स्वच्छ रखें। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैविक कचरे का उदाहरण है सब्जियों के छिलके। कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कौन सा कचरा पुनःचक्रण योग्य होता है? प्लास्टिक, कागज, कांच। नीले रंग के कूड़ेदान में क्या डाला जाता है? सूखा और अजैविक कचरा। खाद किसके लिए उपयोग होता है? पौधों के लिए। इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न है। कचरे के 2 प्रकार, जैविक और अजैविक कचरा। कंपोस्टिंग कैसे बनती है? जैविक कचरे को गड्ढे में डालकर कुछ दिनों में खाद में बदला जाता है। रिसाइकलिंग का क्या लाभ है? इससे संसाधन की बचत होती है और कचरे की मात्रा घटती है। हमें कचरे को अलग क्यों रखना चाहिए? ताकि इसका सही निपटान और पुनःचक्रण किया जा सके। इस चैप्टर पर गतिविधि आधारित प्रश्न है। अपने घर में 1 सप्ताह तक नीले और सूखे कचरे को अलग अलग डिब्बों में जमा कर रखें। देखें कि कौन सा कचरा अधिक निकलता है। पुराने अखबार या प्लास्टिक की बोतल में कोई उपयोगी वस्तु को बनाएं।
सारे चैप्टर के नोट्स को रिवीजन कर लिए इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।